हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। ये आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर नंबर 7 में आज हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों में कुछ ऐसी बातें थी जो हमने नहीं की थी, वो करना अब ज़रूरी है। तो कुछ बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि IAS 456 की जो समरी है, कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये जो कोर्स है वो क्या है, अधूरा है। क्या है, अधूरा कोर्स है ये, तो उसे आप जरूर देख लेना। चलिए तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। सबसे पहली चीज़ जो अभी हमको समझनी है, पढ़नी है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो चीज़ हमको पढ़नी है वो क्या है, देखो मैंने बताया था आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था, शेयर स्ट्रेस के बारे में, नॉमिनल स्ट्रेस के बारे में, इन सब के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि अगर आपको नॉमिनल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है ना, जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, जिसको मैं टाउ वी से रिप्रेजेंट कर रहा था और इसकी वैल्यू निकाल रहे थे आप कि जितना शेयर फोर्स आ रहा है वो अपॉन BD ऐसे। लेकिन ये जो चीज़ थी ये कब वर्क कर रही थी, जब आपका सेक्शन है वो सेक्शन इस टाइप से क्या है, यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए ही वर्क कर रही थी। अब मान लीजिए आपके पास में सेक्शन है, वो सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो समझना, जब आपका सेक्शन है वेरिंग सेक्शन होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यानी कि आप ये समझ सकते हो वेरिंग सेक्शन का मतलब क्या है, वेरिंग सेक्शन का मतलब ये है कि ऐसा कुछ होगा कि ये तो है यूनिफॉर्म सेक्शन, जहाँ पर क्या है कि आपकी जो भी सेक्शन की जो विड्थ है, या आप कह सकते हो उसकी जो थिकनेस वगैरह है वो क्या है, डायमेंशन क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपके पास में स्थिति बन जाए, जैसे मैं यहाँ एक सपोर्ट बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है, और ये जो सेक्शन है, एक तो ये केस बन सकता है और एक केस बन सकता है ऐसा, जहां पर इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या हो, चेंज होती है, इसको हटा देना है ना, ऐसा कुछ सेक्शन बन जाए। मतलब एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म सेक्शन ऐसा हो, सिंपली सपोर्टेड हो सकता है कैंटिलीवर आपका यूनिफॉर्म हो, लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि सेक्शन की जो आपकी, ये देखो यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है, यहाँ थिकनेस है, या विड्थ कह सकते हो आप, ये क्या होती है, चेंज होती चली जा रही, हाइट जो कह सकते हो आप, डी कह सकते हो, डेप्थ कह सकते हो, तो चेंज होती जा रही। जब ऐसा कुछ केस होगा तो उस केस में क्या होता है कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है ना, जो उसका फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है फॉर्मूला, फॉर्मूला फिर हो जाएगा आपका, जो शेयर फोर्स आपके आ रहा था पहले वो प्लस M/D tan बीटा अपॉन BD, ये फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये टाउ वी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला बन जाता है। अब पहले क्या था, पहले और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो क्या होता था कि पहले सिर्फ हमारे पास V की वैल्यू होती थी और BD हो जाता, हम कैलकुलेट कर लेते। अब ये M आ गया, D आ गया और tan बीटा आ गया, इनको किस हिसाब से करना है, तो D क्या हो जाएगा, D उस सेक्शन की विड्थ डेप्थ हो जाएगी कि उस सेक्शन की कितनी विड्थ है ना, विड्थ कह सकते हो आप, डेप्थ कह सकते हो ना, तो विड्थ में तो आप B करना, कंफ्यूज मत होना, इस V को तो बोल देना विड्थ है और D को बोल देना ये डेप्थ है, ठीक है ना, ये आपकी डेप्थ है, विड्थ और डेप्थ हो जाएंगी। अब D क्या है, D आपकी इफेक्टिव डेप्थ है उस पर्टिकुलर सेक्शन की, जहां आपको क्या करना है, ये चीजें कैलकुलेट करनी है। M क्या है, M है वहां का मोमेंट, कि उस सेक्शन पर मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस नहीं आता कभी भी, ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने सिंबल प्लस लिखा है ना, ये प्लस नहीं आता, ये प्लस प्लस माइनस दोनों होते हैं। क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, समझना। इसको माइनस तब लिखा जाएगा, इसको माइनस कब लिखा जाएगा, जब आपका मोमेंट, ठीक है ना, मोमेंट बढ़ रहा हो और सेम उसी डायरेक्शन में आपका जो सेक्शन की जो डेप्थ है वो भी बढ़ रही हो, दोनों बढ़ रही होंगी ना, तब आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब ऐसे समझ लो कि अभी सेक्शन ऐसा बनाया आपने, इस तरह से बनाया, और अब देखो इस तरह से आपने बना लिया। देखो जैसे जैसे आप इस तरफ आओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप, तो ये सेक्शन की डेप्थ भी बढ़ती जा रही है, साथ साथ में क्या है, मोमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और प्लस कब आएगा, जब आपके डेप्थ जो है, वो जो डेप्थ है आपकी सेक्शन की, वो डेप्थ जो है वो घट रही हो, यानी अब ऐसे आओ, अब डेप्थ क्या घटती जा रही है, लेकिन मोमेंट क्या हो रहा है, मोमेंट बढ़ रहा है, तब आपका क्या आएगा, प्लस का सिंबल आता है, नहीं तो माइनस का सिंबल आता है। अब हमारे काम का यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मूला काम का, इस फॉर्मूले को याद रखना, एक दो बार ये फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है ना, एक दो बार ये फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना। तो ये जो चीज़ है ये मैंने डिस्कस नहीं की थी उस टाइम पे, मैंने बचा के रखा था कि हाँ इसको हम इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बार क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो होता है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का जरूर याद रखना, आप लिख सकते हो ASV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 BSV अपॉन 0.87 FY, इस तरह से। तो ये मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट है, उसका भी याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है। बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ली थी, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी, ये चीज़ थी जो मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ना ये चीज़? चलो अब देखो, अब क्या है कि मैंने आपको बताया था डिजाइनिंग के बारे में, डिजाइनिंग की कौन कौन सी मेथड्स होते हैं, किस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो, अभी जो 6 लेक्चर हुए ना, उन 6 लेक्चर्स में से जो जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है ना, नया टॉपिक नहीं ले रहे हैं आज हम। अब क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि LSM की खास बात है, LSM की खास बात यह है कि इसमें फैक्टर जो हैं वो दो तरह के फैक्टर लगते हैं, एक तो लगता है स्ट्रेस पर और एक लगता है लोड पर। अब ये चीज़ मैं आपको याद भी दिला सकता हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता भी सकता हूँ कि स्ट्रेस पर और लोड पर कैसे लगता है, ये चीज़ मतलब याद भी दिला सकता हूँ, आपको याद आ जाएगा। देखो एक फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं, देखो एक तो लगता है स्टील पर और एक लगेगा कंक्रीट पर। अभी देखो आप अपने मन में बोलोगे अच्छा यार, हाँ यार बिल्कुल हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल उसका रीज़न ये है क्या, या फिर ऐसा करते हैं कि, अभी देखो अपने माइंड में आ जाएगा। स्टील का जो फैक्टर होता है वो तो होता है 1.15 और कंक्रीट का जो ले चलते हैं वो चलते हैं 1.5। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है LSM में। ये स्ट्रेस के होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि ये फैक्टर्स लेते हैं। लेकिन लोड के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये देखो आप जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम सब पास करके आए, सब इंजीनियर हैं, तो आपको पता होगा जब भी मोमेंट की कैलकुलेशन करते थे, लोड कैलकुलेट करते थे, हम बोलते थे फैक्टर करो इसको। LSM की थ्योरी है, इसमें फैक्टर किया जाता है, फैक्टर करो। 1.5 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई करवा दिया जाता था हमसे, बोला जाता है इसको फैक्टर कीजिए, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फैक्टर करवाते थे, 1.5 से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो ये बेसिकली क्या था, ये जो लोड फैक्टर है, ये लोड है, इस लोड पे जो फैक्टर अप्लाई करना है वो बेसिकली ये फैक्टर की तरह हम अप्लाई करते थे, तो ये था वो। और एक्चुअल में क्या था, हमने पढ़ा था उस समय पे आधा, क्यों पढ़ा था आधा, हाफ क्यों पढ़ा था, क्योंकि हम जो डिजाइनिंग करते थे वो सिर्फ किस में करते थे, हम लोड लेके चलते थे, लाइव लोड और अपने डेड लोड वगैरह, विंड लोड अर्थक्वेक लोड वगैरह आते नहीं थे। तो अगर आपसे पार्शियली लोड फैक्टर के बारे में क्वेश्चन आता है और अलग अलग तरह के अगर लोड कैलकुलेट करते हो तो अपने पास अलग अलग केस होते हैं। देखो आपने पढ़ा भी होगा LSM में अलग अलग केस होते हैं। LSM में लोड के लिए बता रहा हूँ मैं, लोड के लिए आप ही कर सकते हो LSM लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। इसमें क्या केस बनता है, एक केस तो ये बनता है कि आपका फाइनल जो है वो वैल्यू देख 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड, है ना। एक ये बन सकता है केस, दूसरा वाला ये बन सकता है कि फाइनल जो वैल्यू है वो हो सकती है आपकी 1.5 टाइम डेड लोड प्लस विंड लोड। या फिर एक थर्ड केस ये भी बन सकता है 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड और प्लस विंड लोड। तो इस तरह से ये केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं ना, ये 3 केस बनते हैं कोलैप्स के अंदर। अब आपके माइंड में कई बार ऐसा हो रहा होगा कि यार 1.5 की जगह एक स्पेशल नोट आ जाता है कई बार कि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, कोड में भी लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया 0.9 भी है। तो ये 0.9 किसके लिए आता है, ये ओवरटर्निंग के लिए आता है। ये मैंने वहाँ पे बताया भी था कि ओवरटर्निंग का केस होगा तो वहाँ पे 0.9 ले लेते हैं, 1.5 नहीं लेते हैं। एक केस और आएगा कि यार ये तो था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, सर्विसिबिलिटी के लिए कितना होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए ये कितना होता है। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो होता है हमारे पास में केस, लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में क्या होता है कि डेड लोड प्लस लाइव लोड, इनके लिए क्या होता है, ये 1 ही चलता है फैक्टर, है ना। डेड लोड ले रहे हो आप प्लस में आप विंड लोड ले रहे हो तो भी ये जो फैक्टर है ये 1.0 ही चलेगा। लेकिन 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 ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर ले रहे हो क्या, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, तो यहाँ पर क्या होता है 0.8 वाला फैक्टर आ जाता है। क्या आता है 0.8 वाला फैक्टर आ जाता है, बस ये है। बाकी देखो ये सर्विसिबिलिटी वाला क्या है, पूछा नहीं गया ज़्यादातर, ये पूछा नहीं जाता है, पूछा जो जाता है ये कोलैप्स वाला पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है, SSC में क्वेश्चन आया हुआ है ना, SSC JEE में यहाँ से न्यूमेरिकल आया था एक, और एक तो न्यूमेरिकल आया था और उसके अलावा एक कंपोजिशन ये पूछ भी लिया था, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऐसा करके 2 या 3 बार मैंने क्वेश्चन देखा। ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी ईयर में आया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है क्या ये वाली बात। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, ये कई लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं कि यार लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या है और लिमिटेड ऑफ कोलैप्स क्या है।
तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकता हूँ ये वाली बात, और बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगी? तो कोलैप्स का मतलब ये समझना, कोलैप्स का डायरेक्टली मतलब है फेल होने से स्ट्रक्चर के, कि स्ट्रक्चर क्या हो गई, फेल हो गई। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर फेलियर से, है ना, कि फेलियर का मतलब ये है कि टूट गई स्ट्रक्चर, बिल्कुल खराब हो गई, किसी मतलब की नहीं रही, है ना, टूट के अलग हो गई स्ट्रक्चर। सर्विसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से या उस बिल्डिंग से, वो सर्विस तरीके से हम नहीं ले पा रहे हैं। तो तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, सर्विस किस तरह से, सर्विस तरीके से ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, अब ये डाउट आ सकता है आपके माइंड में। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर ये समझना, एग्जाम्पल के तौर पर ये समझना कि ये कौन है, ये आप हो, है ना, ये आप हो, नहीं आप नहीं, मैं ही बन जाता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर मैं नहीं हूँ, ये ऐसे काम मैं करता ही नहीं है ना, तो मैं बन जाता हूँ। ये मेरी आंखें हैं और ये मेरा मुंह है, मूछे तो बना ही नहीं, लो मूछे बना देते हैं, लो बन गया मैं, है ना, तो ये मैं हूँ। अब क्या होता है, मेरा घर है, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे टाइम निकला और मेरा क्या था, लिमिटेड ऑफ कॉलेज के लिए जो घर बना था वो तो बढ़िया बना था, लेकिन सर्विसेबिलिटी जो है उस क्राइटेरिया में मेरा घर फिट नहीं बैठता। सर्विसेबिलिटी मतलब कि जैसे डिफ्लेक्शन वगैरह का क्राइटेरिया। तो होता यह है कि घर का जो दरवाजा है, ये घर का जो दरवाजा है, इस पे यहाँ पे क्या हुआ, या फिर जो घर में जो बीम वगैरह बने हुए थे, वो बीम क्या हुए, बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्शन आ गया उनमें बहुत ज़्यादा, डिफ्लेक्शन आ गया बहुत ज़्यादा। और अब क्या होता है, ये बीम टूट नहीं रहा है, ये बीम टूट नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, टूट नहीं, बस ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे डिफ्लेक्शन आ गया बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो ये बीम मेरे माथे में लगता है, बार 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 मेरे सिर से टकराता है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसमें आप बनाते हो अपने रहने के लिए, लेकिन वो खराब नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है, लेकिन वो सही से काम भी नहीं होने दे रही है। मान लीजिए आपके घर में क्रैक्स डेवलप हो गए बहुत सारे, लेकिन घर टूट नहीं रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन डेवलप हो गया, ठीक है ना, सेटलमेंट आ गया, लेकिन टूट नहीं रहा है मकान। तो ऐसे कुछ कंडीशन जनरेट हो जाती है जिनसे क्या होता है कि हम यूज़ नहीं कर रहे, सर्विस नहीं ले पाते, उसको बोलते हैं लिमिटेड और सर्विसेबिलिटी। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम डिफ्लेक्शन को मैनेज करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं ना, कितना डिफ्लेक्शन आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ें हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये फैक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह के ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो एक और चीज़ है जो आपको एलएसएम के हिसाब से पढ़नी है। क्या पढ़नी है एलएसएम के हिसाब से? एलएसएम के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो डब्ल्यूएसएम के हिसाब से मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया था। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कभी भी निकालना है ना, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला था कंप्रेशन फोर्स मल्टीप्लाई लीवर आर्म, या फिर टेंशन फोर्स मल्टीप्लाई लीवर आर्म, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो देखो दोनों बता देता हूँ। मान लीजिए मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा आपका टेंशन फोर्स यानी कि 0.87 Fy, अरे एफ डबल क्यों लिख रहा हूँ मैं, 0.87 Fy है ना, 0.87 Fy इंटू AST मल्टीप्लाई लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। मैं 416 की जगह 42 लेके चल रहा हूँ रफली, ठीक है। और केस बन सकता है कि मैं क्या ले लूँ, मैं मोमेंट ले लूँ और मैं बोल दूँ कि अपना कंप्रेशन फोर्स ले लेते हैं इस बार 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU, मैंने ये ले लिया, ठीक है क्या, ये मैंने ले लिया। अब क्या होता है, अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर दूं, कैसे कैसे वैल्यूज पुट कर दूं, मान लीजिए लेट्स प्रोवाइड एम, जो एम की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, एम कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ एफ 250 प्रोवाइड कर देता हूँ। और मैं मान लेता हूँ अगर एफ ई 250 मैं काम में ले रहा हूँ, एफ 250 प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स अपॉन डी, एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी का जो रेशो है वो भी मुझे पता चला है 0.53 होता है। तो अगर मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, थोड़ी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, और इसमें वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूँ तो उससे होगा क्या, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले फॉर्मूले में, ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करता हूँ, तो इसमें पुट करने से क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, रिजल्ट लाना चाह रहा हूँ, याद नहीं रखना, जो भी कुछ बता रहा हूँ, जो याद रखना वो मैं बता दूंगा। तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा आपके पास में, एम की वैल्यू जाएगी, एम यू लिमिटिंग आ जाएगी, ये लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हो आप, तो एम यू लिमिटिंग जो आएगा अपने पास में वो कितना आएगा 0.148 BD स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है FCK। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं स्टील के अलग अलग ग्रेड की, अलग अलग कैटेगरी की बात करूँ, अलग अलग ग्रेड की बात करूँ, तो फॉर्मूले बन के तैयार हो जाते हैं।
3 फॉर्मूले बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ रिजल्ट। ये अब जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। Fe250, Fe415 और Fe500, इनके लिए अपने पास में मोमेंट की वैल्यूज आती हैं। यहाँ आता है मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.148 FCK BD²। यहाँ मोमेंट की वैल्यू आती है 0.138 FCK BD², और यहाँ मोमेंट की वैल्यू आती है 0.133 FCK BD²। रफली वैल्यूज ये आ जाती है अपने पास में। अब इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि इनका हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, इनका हम यूज़ इसमें कर सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है ना BD² के अलावा जितना भी, वो मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि आप इसका क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर कैलकुलेट करो किसी का भी, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास में तीनों के अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आपको क्या चाहिए? आपको एक तो ये पता हो कि FCK कौन सा है, और आपको ये पता हो कि जो स्टील काम में ले रहे हैं वो स्टील कौन सा है। तो अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर बता सकते हो LSM के लिए। और अगर आपको WSM के हिसाब से बताना हो तो WSM के हिसाब से ऑलरेडी बताया था मैंने, हाफ सिग्मा CBC के लेते हैं, फिर J लेते हैं, फिर K लेते हैं, इस तरह से फिर वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ अलग तरीके से, यहाँ अलग तरीके से, दोनों में वैल्यू अलग अलग आती है। ध्यान रखना, अगर आप LSM से कैलकुलेट करते हो तो फैक्टर अलग आएगा, WSM से कैलकुलेट करते हो तो अलग आएगा, अलग अलग वैल्यूज आएगी इनकी, ठीक है। तो ये काम की चीज़ थी। अब क्या है, अब क्या होता है कि जैसे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी बीम में, ये कोई बीम है, अब बीम में हो सकता है कि आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो आपने बॉटम में प्रोवाइड किया था नीचे की तरफ, है ना, तो इसको बोलेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम। और अगर आपने कंप्रेशन में भी प्रोवाइड कर दिया है, कंप्रेशन साइड में भी, तो उसको क्या बोल देते हैं? डबली रेनफोर्स बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबली रेनफोर्समेंट बीम। अब डब्ल्यू वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड किया, हो सकता है कि आपने इसके ऊपर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया हो, बहुत ज़्यादा जरूरत है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की। तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि यार ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है ना, ये इनके बीच में वर्टिकल स्पेसिंग है, ये कितनी होनी चाहिए? इनका कुछ क्राइटेरिया होगा ना कि यार इतनी होनी चाहिए। साथ ही साथ में ये जो आप प्रोवाइड कर रहे हो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये जो रेनफोर्समेंट है इनके आपस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग है, उनका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि यार एक रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड कर दिया, दूसरा कहाँ प्रोवाइड करेंगे? बीम में होना चाहिए ना। तो चलिए यही चीज़ हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करें। किसकी बात करें? पहले हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्समेंट इन बीम में बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्पेसिंग है आपके अलग अलग क्राइटेरिया हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहला क्राइटेरिया ये बोलता है कि 5 mm ग्रेटर देन एग्रीगेट। जो एग्रीगेट आप ले रहे हो उस एग्रीगेट की साइज से क्या है, 5 mm ज़्यादा होना चाहिए आपका स्पेस। दूसरा क्राइटेरिया ये बोलता है कि आपका इक्वल टू डाया ऑफ बार, जो बार का डायमीटर है उसके बराबर होना चाहिए। या फिर अगर बार का डायमीटर के बराबर आपको रखना है, अगर बार सब इक्वल है तो है। अगर बार लीजिए अनइक्वल बार है, डायमीटर अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लार्जर डायमीटर है, लार्जर डाया ऑफ बार को इंक्लूड करना होगा। यहाँ पर ऊपर वाला जो केस है, इस केस में आपको लार्जर वाली लेनी होगी। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपने 20 mm की आपने क्या है एग्रीगेट ले ली, तो आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है? स्पेसिंग रखनी है आपको 25 mm। ओके, अच्छा। और आपने जो डाया लेना है, बार का डाया, वो बार का डायमीटर ले लिया आपने 20 mm, तो अब आपकी स्पेसिंग कितनी रखनी है? 20 mm रखनी है। अब दो क्राइटेरिया आ गए ना, दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, दो केस बन गए, मैंने दोनों बताए ना, ये दो बन गए। अब आपको कौन सा लेना है? आपको लेना है इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा। कौन सा होगा? ग्रेटर होगा, यानी टेक ग्रेटर वैल्यू, आप ये लिख सकते हो, है ना। अब एक चीज और मैं बता दूं, मिनिमम लिखना है यहाँ पे ना, मिनिमम लिखना। एक चीज मैं बता दूं, जिंदगी में क्या है कि कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर इन चीजों को लेके। तो समझ में आ गया ना कि आपको स्पेसिंग कितनी लेनी? ग्रेटर लेनी है। तो 25 और बीच में ग्रेटर क्या है? 25 ग्रेटर है, तो 25 mm आपको स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दो बार के बीच में। अब यहाँ पे नोट कर सकते हो आप, नोट मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, कन्फ्यूजन को दूर करने के दृष्टिकोण से। कहीं किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कभी भी आपको फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए मैक्सिमम स्पेसिंग निकालनी है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्पेसिंग, और आपके पास में अब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, तीन ऑप्शन है।
अब तीन ऑप्शन है कि या तो ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है। अब इन तीनों में से आपको मैक्सिमम लेनी है या मिनिमम लेनी, कैसे पता चलता है? तो ध्यान रखना, जब आप कभी भी मैक्सिमम की कैलकुलेशन करते हो ना, मैक्सिमम, तो हमेशा ऑप्शंस का मिनिमम लेते हैं। क्या लेते हैं? मिनिमम लेते हैं। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम स्पेसिंग, और आपके पास में फिर से ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, दो ऑप्शन है और आपको लिखा हुआ ये ले सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करते हो ज़िंदगी में कभी भी मिनिमम, तो आपको ऑप्शंस का क्या लेना होता है? मैक्सिमम लेना होता है, उल्टा लेना होता है। ये आपने अगर समझ लिया तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और चाहे ये चीज़ चेक करके देख लेना आप जो मैंने बताया है। ठीक है क्या? ये चीज़ समझ में आ गई? चलो अब बात कर लेते हैं वर्टिकल स्पेसिंग की। किसकी बात करेंगे? वर्टिकल स्पेसिंग की बात करेंगे कि जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए आपके बीम में। ठीक है, वर्टिकल स्पेसिंग कैसे होनी चाहिए मैंने बता दिया, दो रेनफोर्समेंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी अपने पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 1 2/3 ऑफ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट की जो साइज है उसका 2/3 आपको लेना होता है, या फिर आप ले लो 15 mm। इन दोनों में से क्या लेना होगा? अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करें? मिनिमम स्पेसिंग देख रहे हैं ना, तो इनका क्या लेना पड़ेगा मुझे? इन दोनों जो जो ऑप्शंस हैं, अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनका क्या लेना? ग्रेटर वैल्यू। क्या लेना है? ग्रेटर वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको कभी भी क्या है, भूलना नहीं है कि कब ग्रेटर लेना है और कब आपको क्या लेना है? मिनिमम लेना है, कब लेसर वैल्यू लेनी है, कब ग्रेटर वैल्यू लेनी है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप याद रखना, जिंदगी में कभी भी भूलना मत। ठीक है क्या? समझ में आ गई ना? इसके अलावा देखो, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए बीम में? मिनिमम रेनफोर्समेंट, या फिर आप कर सकते हो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। अब मैंने बताया आपको, अगर आपका बीम है, उस बीम में आपने ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है, और बीम में क्या है, आपने यहाँ पे टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है, इस टेंशन रेनफोर्समेंट की कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कि इतना तो होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू होती है AST/BD इक्वल टू 0.85/FY। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, ये मान लीजिए आप, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट और मिनिमम आपका क्या पूछ लेते हैं, पूछा जाता है कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, और आपका मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के साथ साथ में ये पूछते हैं कि मिनिमम आपका टेंशन एनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कंप्रेशन एनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आपका टेंशन एनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, स्लैब में आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब में कितना होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट आपका कॉलम में कितना होता है, कितनी बार यूज़ करते हैं, कितने mm की होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे कई बार एग्जाम में रिपीट होती है ना। तो अगर आपने कोड पढ़ा था, कोड वाला समरी का देखा होगा, तो ये चीज़ रिपीट हो रही होगी आपकी, है ना, रिपीट हो रही होगी 100%। अगर आपने देखा है तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब देखो, ये चीज़ आपने डिस्कस कर ली, अगर ये चीज़ समझ गए हो आप, तो देखो यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है ना। तो मैक्सिमम का भी मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट यहाँ पर भी टेंशन में, तो ये होता है आपका 4% ऑफ BD। अब यहाँ पे नोट करना, ये टोटल डेप्थ है, यहाँ दिक्कत हो जाती है, बस यही दिक्कत है कि यहाँ पे टोटल डेप्थ काम में आ रही है, वरना हर जगह क्या काम आ रहा था, हर जगह इफेक्टिव डेप्थ काम में आ रही थी। तो 4% आप ले लीजिए BD का, वो आपकी मैक्सिमम आपका टेंशन एनफोर्समेंट होगा। कंप्रेशन का भी लिख लो फिर यार, तो यहीं पर मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करना वो भी इतना ही होता है, 4% ऑफ BD, वो भी 4% ही होता है। लेकिन मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट होता है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो 0 हो सकता है। मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट क्या है, 0 हो सकता है। मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट 0 होने का मतलब क्या है कि वो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम बन जाएगी। लेकिन आपको ये तो पता होगा ऑलरेडी, आपने पढ़ा हुआ है चीज़ों के बारे में, कि जो भी हम पढ़ते हैं उनमें जो बीम बनाया जाता है, उस बीम में क्या है कि कुछ ना कुछ आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो टॉप में, तभी तो बॉटम वाली बार है उसको वो हैंडल करता है, उसको वहाँ पे बनाए रखता है। तो जनरली क्या होता है, हम जो देखते हैं बीम, उस बीम में आपने साइड पर देखी होगी, यहाँ पर रेनफोर्समेंट अकेला ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, और ऊपर वाले रेनफोर्समेंट से फिर बॉटम वाले रेनफोर्समेंट के साथ में ऐसे रिंग बनाई जाती है, शेयर रेनफोर्समेंट है वो उसको होल्ड करता है ना। तो कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, जनरली 0.2% जो है
वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है कंप्रेशन साइड में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना होता है, तो कितना हो सकता है, वो 0 हो सकता है ना, 0 हो सकता है वो, मतलब इसको अलग से डिजाइन नहीं किया जाता है। मतलब आप ये मान लो कि अगर सिंगली रेनफोर्स बीम है तो सिंगली रेनफोर्स बीम में कंप्रेशन साइड का जो रेनफोर्समेंट है उसको डिजाइन नहीं किया जाता है, सिंगली का मतलब ये है। जबकि डबली रेनफोर्समेंट होगा तो उसमें क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। तो अब अगर बात कर ही रहे हैं डब्ल्यू की, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के बारे में। वैसे जेई लेवल के पेपर में डबली रेनफोर्स बीम जो होती है उसके बारे में पूछा नहीं जाता है डिजाइनिंग से, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है यानी इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत बड़े आते हैं, लेंदी क्वेश्चन आते हैं। जल्दी ये क्या है, मेंस के पेपर में या लिखित जो पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछा जाता है, क्योंकि इसके डिजाइनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि आपके रेनफोर्समेंट डबली रेनफोर्समेंट बीम में कब प्रोवाइड करनी है। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपकी जो साइज़ है वो साइज़ क्या हो, लिमिटेड हो, मतलब कि जो विड्थ है आपकी या डेप्थ है या विड्थ है वो आपको फिक्स कर दे पहले से ही कि यार इसकी डेप्थ इतनी रखनी है या डेप्थ ज़्यादा नहीं रख सकते, ज़्यादा डेप्थ करेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। या फिर हो सकता है हम आर्किटेक्चरल जो पर्पज़ है ना, आर्किटेक्चरल पर्पज़ से भी इसको बना देते हैं व्यू के पर्पज़ से, कि व्यू अच्छा आना चाहिए यार, ज़्यादा अच्छा व्यू लाना है या कुछ अच्छी लगनी चाहिए, उस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्राइटेरिया है वही होता है साइज़ के ऊपर, कि साइज़ अब जब आप फिक्स कर देते हो कि यार साइज़ इससे ज़्यादा नहीं रखनी है और डेप्थ इतनी होनी चाहिए, तो उस केस में क्या डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करनी पड़ती है। अब डबली रेनफोर्स बीम और सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो डिजाइनिंग का पर्पज़ है, डिजाइनिंग का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो क्या है मामला, क्या मान लीजिए अपने पास में क्या है कि जैसे हमने सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में पढ़ा था, वैसे डबली रेनफोर्स बीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम से कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा माइंड में आ जाए, घुस जाए। देखो मान लिया हमने मान लिया कि जो टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट था वो यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है और कंप्रेशन साइड में हमने यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, दोनों साइड हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अगर दोनों तरफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है तो उस केस में क्या होगा, आप डायग्राम भी बना सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हो कि डबली रेनफोर्स बीम का डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो स्ट्रेन का जो डायग्राम है, स्ट्रेन उसका डायग्राम बनाते हैं पहले। स्ट्रेन का डायग्राम कैसा बनेगा कि यहाँ पर तो आपकी जो 0.0035 स्ट्रेन है वो आप दिखा सकते हो जो कि कंक्रीट की होती है ना। और यहाँ आप बता सकते हो इस वाले लेवल पर जहाँ आपने क्या प्रोवाइड किया है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। मैंने कहा था ना कि ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट छोड़ना पड़ता है आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाना है ना, जो स्टील का जो लेवल है उसी लेवल से आपको बनाना होता है। तो आप ऐसे करके इसको ये मिला सकते हो कि यार ये जो है ये आपका स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो आपका लेवल आ रहा है जिस लेवल पर आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ ये वाला लेवल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी स्ट्रेन आएगा और यहाँ पर आने वाला जो स्ट्रेन है वो बेसिकली वो स्ट्रेन किसके बराबर होगा, उसको हम एप्सिलॉन एससी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील। या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं कि जो आपका स्ट्रेन आ रहा है कंप्रेशन साइड की स्टील में वो स्ट्रेन है ये, इसलिए ईएससी बोलते हैं ना। स्टील S4 स्टील होता है और C4 होता है कंप्रेशन। ये कंप्रेशन साइड का जो स्टील है उसमें कितना स्ट्रेन आ रहा है उसको ईएससी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये तो बात हुई स्ट्रेन की। अगर आपको बोला जाए कि स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन करो तो स्ट्रेस का भी कुछ वैसे ही होता है जैसे होता था, इस तरह से बनेगा। ये आपकी अगर न्यूट्रल एक्सेस है तो आप यहाँ ऐसे करके यूँ और जैसे पहले बनाया था वैसा कुछ बना सकते हो इस तरह से। और आपने जो कंप्रेशन साइड में अगर आपने यहाँ इसलिए ये लेवल है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स डेवलप होगा कंप्रेशन का। पहले C होता था, इसको मैं C2 बोल देता हूँ क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, इस स्टील की वजह से हो रहा है, नए वाले की वजह से। और जो आपका नॉर्मली जो आपका कंप्रेशन जो फोर्स आता था कंप्रेशन साइड का C, उसको मैं बोल देता हूँ, इधर डायरेक्शन इधर ही दिखा देते हैं कन्फ्यूजन ना हो, उसको बोल देता हूँ मैं C1, है ना। तो C1 और C2 अब दो कंप्रेशन साइड में फोर्स आने लग गए, जबकि टेंशन साइड में जो आता था वो आपका किसकी वजह से आता था, टेंशन सिर्फ आता था, टेंशन 0.87 FY/AST, है ना। और यहाँ पर आप ये जो लेंथ है विड्थ आप कह सकते हो ये होती है 0.45 FCK के बराबर। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर आपको डबली रेनफोर्स्ड बीम है तो उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अब आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि यार कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड जो है इन दोनों में से कंप्रेशन तो पहले वाला जितना आ रहा था कंप्रेशन साइड में जो कंक्रीट था उसकी वजह से जो योगदान था वो तो अभी भी है, तो वो योगदान कितना है 0.36 FCK B इंटू एक्स यू। अब एक और कंप्रेशन साइड में एक और फोर्स आ गया है, स्टील की वजह से आया है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका
FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC। ASC मतलब आपने कितना स्टील प्रोवाइड किया है कंप्रेशन साइड में, कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो है। FCK आपको पता है, FSC क्या है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड। जो कंप्रेशन साइड में जो स्टील है उस स्टील में कितना आपका स्ट्रेस आ रहा है। देखो ये लेवल है, इस लेवल पर स्ट्रेन कितना आ रहा है वो आप बोल रहे हो ESC से, और इसके लेवल में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या आ रहा होगा, स्ट्रेस आ रहा होगा। उस स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, वो स्ट्रेस की वैल्यू है वही है आपकी FSC। इस FSC की कैलकुलेशन के लिए क्या किया गया है कि कोड में ऑलरेडी एक टेबल बनाई हुई है, और कोड में एक टेबल है, उस टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। डिजाइनिंग के क्वेश्चन हैं, जब वो करते हैं तब इनके बारे में डिस्कस किया जाता है डिटेल में, नहीं तो नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया है इस पूरे प्रोसेस में मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी फोर्स लिखे हैं। देखो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ मैंने फोर्स लिखे हुए हैं, अभी इनको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर मैं इनको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं लीवर आर्म का। लीवर आर्म इसकी कितनी होती है, D माइनस 0.42 XU, ये लीवर आर्म होती है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। लेकिन इसकी लीवर आर्म कितनी होती है, चल के देख लेते हैं लीवर आर्म कितनी होती है। लीवर आर्म क्या होती है, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखो कंप्रेशन फोर्स जो ये वाला है जो पहले से लग रहा था, और ये टेंशन फोर्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो हम 0.42 वाला जो फॉर्मूला उसे हमने देख लिया, D माइनस 0.42। लेकिन अब इसके बीच की यहाँ वाला लेवल है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये देखना पड़ेगा। तो इसकी डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितनी हाइट है। तो इसको मैं बोल देता हूँ डेप्थ ऑफ कवर DC से। अब बची हुई जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी टोटल डेप्थ माइनस DC। तो ये आपका क्या हो जाएगी, लीवर आर्म हो जाएगी डबली रेनफोर्स बीम में जो कंप्रेशन जो स्टील है उसके लिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ D माइनस DC। तो ये आपका क्या होगा, ये इसका लीवर आर्म हो गया। सही है क्या, ये चीज़ इसका लीवर आर्म होगा। तो बड़े आराम से बड़े शांत तरीके से धीरे धीरे मैंने कोशिश की समझाने की कि सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम में क्या फ़र्क हो सकता है, किस तरह से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या है, इससे क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, 0.1% आप मान सकते हो। बस क्वेश्चन बन सकता है तो ये बनेगा कि डब्ल्यू जो रेनफोर्स बीम में कब प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने क्यों जरूरत पड़ी, कब प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखना कब प्रोवाइड करते हैं, जब आपकी इसकी जो साइज है उस साइज पर क्या हो, आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इसकी साइज इतनी ही प्रोवाइड करनी, इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे भाई हम। ठीक है क्या, चलिए अब क्या होता है, बात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, और बात बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गई एक पॉइंट पर जाके अटक गई कि यार जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बीम जब बनाते हैं, तो यार एक कंडीशन ऐसी भी आती है। कंडीशन कैसी आती है कि जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो स्लैब में इस तरह से एक शेप बन जाती है, और जब आप बीम बनाते हो तो यार जब कॉर्नर पे जाके बनाते हो तो ऐसा कुछ बनता है वहाँ पर, है ना, ऐसा कुछ बन जाता है। कोशिश कर रहा हूँ बनाने की बन जाए तो, और बीच में कुछ ऐसा बन जाता है। तो यार ये कुछ चीज़ें क्या है, ये कुछ ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, एक नई चीज़ है। तो ऐसा लगता है कि यार ये एक नया बीम बन गया, जिसकी शेप कैसी है, जिसकी शेप है टी जैसी। ठीक है, कैसी शेप है इसकी, टी जैसी शेप है। कोशिश कर रहा हूँ दिख जाए आपको, समझ में आ जाए। और एक और बनता है जो लास्ट वाले होते हैं, कॉर्नर पे जो बने हुए बीम है और स्लैब है, उसका जो कॉम्बिनेशन है उनसे जो बनता है वो लगता है एल के जैसा। किसके जैसा लगता है, एल के जैसा लगता है। अरे लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, वही लगना चाहिए, दिखना चाहिए। तो अब क्या होता है कि फिर ये बोला गया कि यार दो तरह की बीम होते हैं, है ना, दो तरह के बीम हो जाएंगे यार आगे चल के, एक तो हो जाएगा टी बीम और एक हो जाएगा एल बीम। तो जब टी बीम एल बीम की बात होगी तो यहाँ से इफेक्टिव जो आपकी विड्थ है, फ्लेंज की जो विड्थ है वो पूछी जाती है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन ये बोलता है कि आपकी मोनोलैथिक है, मोनोलैथिक, मोनोलैथिक टी बीम। मोनोलैथिक का मतलब क्या होता है, ऐसी बीम, जिसमें डिप्लोमा वाले भी हैं तो लिख देता हूं, जब स्लैब और बीम को एक साथ कास्ट किया गया हो। ठीक है ना, whenever we cast the slab and beam simultaneously or together at a single time, then we call monolithic T beam। तो मोनोलैथिक टी बीम क्या हो गई, जब हम स्लैब और बीम को एक साथ कास्ट करेंगे तो उस केस में क्या बनती है, मोनोलैथिक टी बीम बनती है। केस टू बनता है आइसोलेटेड का, तो वो भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब आपको इफेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि इफेक्टिव विड्थ, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज,
ऑफ टी बीम। क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है बी इफेक्टिव का फॉर्मूला बनेगा एल नॉट डिवीजन बाई 6 प्लस जो आपकी डेप्थ है फ्लेंज की वो उसका 6 टाइम्स प्लस विड्थ ऑफ वेव। अब समझने का प्रयास करना यह क्या क्या लिखा है मैंने। एल नॉट का मतलब क्या होता है? एल नॉट का मतलब होता है वो डिस्टेंस या वो आपकी टोटल लेंथ जहां पर क्या हो कि जो मोमेंट वगैरह की जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वहाँ क्या हो, कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच की डिस्टेंस, या आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि आपका जो वो स्पान है उस स्पान की लेंथ इतनी दी हुई है, तो उसको हम एल नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। कंटिन्यूस बीम जो होता है ना, कंटिन्यूस बीम के ध्यान रखना, कंटिन्यूस बीम के केस में यहाँ पर आप कहाँ लिखूँ मैं, आप यहाँ लिख लो, ऐसा लिख लो, फॉर कंटिन्यूस बीम जनरली 0.7 आपकी इफेक्टिव स्पान मल्टीप्लाई इफेक्टिव स्पान। मतलब एल नॉट जो होता है वो होता है जीरो मोमेंट के बीच की डिस्टेंस, यानी आप कह सकते हो कि कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो पॉइंट होते हैं ना, दो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस होती है एल नॉट, और जनरली जो कंटिन्यूस बीम होते हैं उनके केस में 0.7 इंटू इफेक्टिव स्पान के बराबर इसकी वैल्यू होती है एल नॉट की वैल्यू। अब क्या होता है कि एल नॉट सर समझ में आ गया। अब डी एफ क्या है? डेप्थ ऑफ द क्या है? फ्लेंज है। जो फ्लेंज आपने बनाई है उस फ्लेंज की डेप्थ है डी एफ, यानी कि जो अब आप देखो ये तो होता है आपकी फ्लेंज, ये होती है आपकी वेव, ये है जो विड्थ है ये विड्थ ऑफ द वेव है बी डब्ल्यू है, और ये डेप्थ ऑफ द क्या है? फ्लेंज है। ठीक है क्या? ये है मामला। और अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं अब उसमें समझना कि ये फॉर्मूले में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब क्या होता है, एक तो होता है फॉर्मूला ये, साथ ही साथ में एक फॉर्मूला, एक कंडीशन ये भी होती है x1 प्लस x2 प्लस बी डब्ल्यू। दो फॉर्मूले हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले में से आपको एक फॉर्मूला लेना, मतलब एक आंसर आएगा आपका, तो वो आंसर क्या होगा? इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, यानी लेसर ऑफ द अबव। अब क्या होता है, ये सेकंड वाला जो है ना, ये हम भूल जाते हैं ज़्यादातर, हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन भूलना नहीं है, याद भी रखना है ना। तो बी डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर। अरे यार ये एक तो राइटिंग परेशान करती है मुझे, एक तो जो राइटिंग है वो राइटिंग परेशान करती है। बी डब्ल्यू, अब क्या होता है x1 x2 बी डब्ल्यू समझ लो। बी डब्ल्यू तो आपको समझ में आ ही गया कि ये बी डब्ल्यू है। x1 x2 क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाती है आपकी x1, और इधर से यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाती है x2। समझ में आ गया क्या? ये होती है x1 x2, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये है टी बीम के लिए। अब भैया अगर एल बीम हो तो एल बीम, ठीक है ना। तो एल बीम के केस में क्या करना, एल बीम का जो केस होता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एल बीम के केस में क्या करना है कि जो वैल्यूज़ है ना उनको ऐसे लिख लेना, बी इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा आपका एल नॉट डिवीजन बाई 12 प्लस 3df प्लस विड्थ ऑफ वेव। क्या हुआ बदलाव, क्या हुआ बदलाव? ये हुआ कि यार यहाँ जो वैल्यूज लिखी हुई थी ना पहले, उसमें 2 का डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ पर भी जो लिखी थी उसमें 2 का डिवाइड कर दिया, 6 का कितना हो गया? 3 रह गया, जबकि नीचे क्या था 1/6 था जो 1/12 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया, कहीं ना कहीं आपने क्या है 1/2 का एक फैक्टर लगा दिया है, लेकिन विड्थ ऑफ द वेव है वो अभी भी विड्थ ऑफ द वेव ही है। अब देखो ये सब कुछ जो मैंने बताया है अभी तक ये किसके लिए है? ये है मोनोलिथिक के लिए। अगर भाई आइसोलेटेड होता तो केस 2, आइसोलेटेड अगर होता और टी बीम होता, आइसोलेटेड टी बीम, तो फॉर्मूला जो है फॉर्मूला होता एल नॉट अपॉन एल नॉट, अरे हट जाओ भाई साहब, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4, ये फॉर्मूला बनता है, प्लस विड्थ ऑफ द वेव, ये टी बीम के लिए बनता है। अब वापस से अगर एल बीम का होता गुरुदेव तो, अरे भैया अगर एल बीम का अगर होता तो वापस से वही फैक्टर वाला मामला आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 0.5 एल नॉट अपॉन बी जो पहले था प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ द वेव। तो टी बीम का याद कर लो, एल बीम का अपने आप याद हो जाएगा। एल बीम का क्या करते हैं, हाफ का एक फैक्टर लगा के और फिर आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो। ठीक है क्या? अरे ठीक है या नहीं है? ये होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखो एक चीज और होती है, कभी रिब्ड बीम का नाम सुना है क्या? रिब्ड बीम नहीं सुना है तो एक बार गूगल पर सर्च करना, इसकी इमेज देखना, रिब्ड बीम में क्या होता है ना। रिब्ड बीम में ये पूछ लिया जाता है कि रिब्ड बीम की जो विड्थ होती है, मिनिमम जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, तो मिनिमम विड्थ क्या होती है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है ना 1-2 बार, तो याद रखना ये डेटा 65 mm होती है। और आपने अगर वीडियो देखा है कोड का तो शायद मैंने कोड में ये बताया भी था। इसके अलावा पूछ लेते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होती है,
स्पेसिंग होती है इसकी 1.5 मीटर। ठीक है क्या, ये 2 चीज़ याद रखना। और अगर एक चीज़ और याद रख सकते हो तो ये भी याद रखना कि जो रिब्ड बीम की जो डेप्थ होती है ना, डेप्थ, उस डेप्थ के बारे में याद रखना कि जो डेप्थ होती है वो डेप्थ आपकी 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन डेप्थ क्या है, डज नॉट ग्रेटर देन द 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ। विड्थ के 4 गुने से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी डेप्थ, ये होता है मामला। ठीक है ना, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी विड्थ के 4 गुने से, है ना। अब रिब्ड बीम के बारे में अगर आपने नहीं देखा है या आप थोड़ा सा मेरे जैसे आलसी आदमी हैं और आप नहीं जाना चाहते हैं, नहीं सर्च करना चाहते हैं, तो सुन लेना। क्या होता क्या है कि आपने अपना घर देखा होगा, अपना नहीं तो किसी और का देखा होगा, उनका अगर घर हो पड़ोसियों का, तो उनके क्या होता है, छज्जा बना होता है बाहर। गाँव में ज़्यादातर आप देख सकते हो छज्जा बना होता है। छज्जे में क्या होता है, कैंटिलीवर टाइप से एक बीम लगा हुआ होता है और उसके ऊपर फिर वो स्लैब कास्ट कर दी जाती है ना। अब सोचो अगर मैं मेरा घर बनाऊं या मेरी स्लैब बनाऊं और उसमें मैं क्या करूं कि एक बीम बनाऊं, पर्टिकुलर जो बीम है वो बीम ना बना के उसमें क्या छोटे छोटे से ऐसे कैंटिलीवर टाइप के बना दूं, है ना, ऐसे बना दूं मैं पूरी छत में ही। ये जनरली आपको पता है कहाँ देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े हॉल्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे, ऐसे मैं बना दूं, है ना। तो ये जो होते हैं, ये जो बनाए जाते हैं ना, ये इनको बोला जाता है रिब्ड बीम। रिब्ड बीम मतलब ये समझ सकते हो कि बीम जो है ना, कंटिन्यू बीम प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर, यानी कि लगभग 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर। क्योंकि मैंने बोला ना मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम जो स्पेसिंग रखी जाती है सेंटर टू सेंटर जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग ध्यान रखना। तो अगर इतनी इतनी डिस्टेंस पर बीम प्रोवाइड कर देंगे उनको क्या बोला जाता है, रिब्ड बीम बोला जाता है। एक बार देखना क्लियर तब समझ में आएगा, क्योंकि बोलने से समझ में नहीं आता, ये थोड़ा अलग टॉपिक है और कम सुनने में आता है ये। ठीक है, अब एक बार और एक चीज़ और लिख लो, इतना डिस्कस जब हो ही गया है कि मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो चिपस भी ले ही लो, है ना। वो वाली जो कहानी है चुप चुप के फिल्म का जो डायलॉग है, किसका है, परेश रावल नहीं, उसमें क्या नाम है उसका, राजपाल यादव का डायलॉग है ना, वो वाली बात है। तो एक होता है आपका डीप बीम, वो भी समझ लेते हैं कि डीप बीम क्या है। देखो डीप बीम क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर आपका एल इफेक्टिव अपॉन जो डेप्थ है उसका जो रेशो है वो आपका 2 से कम है या 2 के बराबर है, वैसे 2 से कम बोला जाता है ना, 2 से कम बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चन 2 के बराबर भी दे देते हैं ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डीप बीम। या फिर आपका अगर मान लीजिए कंटिन्यूस बीम है, कंटिन्यूस बीम है, तो कंटिन्यूस बीम के केस में क्या होता है कि एल इफेक्टिव अपॉन जो डेप्थ का रेशियो है वो 2.5 से क्या हो, कम या बराबर हो, तो उसको बोला जाएगा डीप बीम। तो आपसे ऐसे बोला जाएगा कि डीप बीम है ना, डीप बीम का क्राइटेरिया क्या है सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो भैया डीप बीम का क्राइटेरिया ये है कि आपका एल इफेक्टिव अपॉन डेप्थ जो है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2 से कम या 2 से बराबर हो। जनरली 2 से कम ही होता है कोड के हिसाब से, है ना, 2 से कम रखा जाता है, लेकिन 2 के बराबर भी दिया हुआ है कई बुक्स में, तो ध्यान रखना ये डीप बीम का क्राइटेरिया है। तो ये इतनी सारी बातें करनी थी आपसे, तो वो बातें हो चुकी हैं लगभग कंप्लीट, और भी बहुत सारी बातें करेंगे ना। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में, एंकरेज लेंथ वगैरह के बारे में, फिर हम स्लैब वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बीम के जो कोडल प्रोविजन है स्लैब और बीम के कंबाइंड स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता होगा बीम में लेटरल स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया होता है, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बीम और स्लैब दोनों के लिए कंबाइंड चलती है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो। और आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है मेरा कि इस वीडियो को आपको देखना है, अच्छे से देख ही लिया है जब लास्ट तक पहुंच गए, तो अब क्या करना है, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हो आप, है ना। लाइक सब्सक्राइब करो ना करो आपकी इच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।